नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने अक्षांश एवं देशांतर शुरू किया था और उस क्लास में अक्षांश से संबंधित सभी विषयों पर हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम लोग देशांतर देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वास्तव में देशांतर के आधार पर ही समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई होती हैं या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची हुई होती हैं और दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ती हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ती हैं, इन्हीं रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि मान के चलते हैं कि ये हमारा गोलाकार पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। तो ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को आपस में जोड़ती हैं, इन्हीं रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई जो होती है वह आपस में बराबर होती है और सभी देशांतर रेखाएं जो होती हैं वह अर्धवृत्ताकार होती हैं। ठीक है, चूंकि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई जो होती है आपस में बराबर होती है, इसलिए अब दिक्कत ये आती है कि किस देशांतर रेखा को इसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा माना जाए, किस देशांतर रेखा को बिल्कुल मध्य वाली रेखा माना जाए। क्योंकि वहाँ पर क्या था, अक्षांश रेखाओं में जो बिल्कुल बीच में थी वह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा थी, इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा मान लिया गया था। लेकिन यहाँ तो सभी देशांतर रेखाएं बराबर हैं, इसमें बीच में किसको माना जाए ये समस्या हो रही थी। तो इसीलिए 22 अक्टूबर 1884 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन होता है और इसी सम्मेलन के माध्यम से लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया जाता है। लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि यहाँ बिल्कुल लंदन है, तो ऐसी रेखा जो बिल्कुल ऐसे जा रही है इसी को मान लिया गया 0 डिग्री देशांतर रेखाएं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हो गया। इसका मतलब यह है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर बिल्कुल ऐसे रख के चाकू काट दिया जाए तो हमारी पृथ्वी जो है 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, एक होगा पूर्वी गोलार्ध, एक होगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो पूर्वी गोलार्ध में जो भी देशांतर होंगे उन्हीं को कहा जाएगा पूर्वी देशांतर और पश्चिमी गोलार्ध में जो भी देशांतर होंगे उन्हीं को कहा जाएगा पश्चिमी देशांतर। ठीक है, अब इसमें भी देखा जाए कि कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं तो हम लोग कैसे निकालेंगे। एक तो हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर इस वाले गोलार्ध में, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और इसके 0 डिग्री के जस्ट उल्टा की बात करें तो यहाँ पर होगा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं, 180 डिग्री देशांतर रेखाएं। इसी तरह इसमें भी होगा 0 डिग्री देशांतर रेखा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 0 डिग्री के जस्ट उल्टा की बात करें तो यहाँ पर होगा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं। इसका मतलब यह है कि एक गोलार्ध की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक गोलार्ध में 181 देशांतर रेखाएं होंगी। कैसे, 1 से लेकर 180 तक तो 180 यही हो जाएंगी, एक 0 वाला भी है तो 180 देशांतर, 181 देशांतर रेखा हो जाएंगी। इसमें भी बात करें तो एक 0 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद 1 से लेकर 180 तक जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस गोलार्ध में भी 181 देशांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाएगा, दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या होगा, इस वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा और इस गोलार्ध की 0 डिग्री देशांतर रेखाएं दोनों आपस में मिल जाएंगी तो एक उभयनिष्ठ रेखा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक कम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी इस वाले भाग को भी मिला दिया जाएगा तो इस वाले गोलार्ध का 180 डिग्री देशांतर रेखा, इस वाले गोलार्ध का 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये दोनों भी मिल जाएंगे तो वो भी दोनों उभयनिष्ठ रेखा हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वैसे तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हम लोग ये कह सकते हैं, ऐसे समझिए कि मान के चलते हैं कि ये हमारा गोलाकार पृथ्वी है और ये वाला 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, ये वाला 0 डिग्री देशांतर रेखा है तो इसमें तो वैसे 181 होता और इसमें भी 181 होता तो टोटल जो हो जाते ये 1 1 2 8 दूनी 16 और 1 1 2 1 3 362 होते। लेकिन इसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा और इसके जस्ट 180 डिग्री देशांतर रेखा एक उभयनिष्ठ हो जाती है जब दोनों को मिलाया जाता है। इसका मतलब यह है कि 2 इससे घटा देंगे तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाएगी कितनी, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाएगी 360। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, कुल देशांतर रेखाएं तो हैं ही 360, लेकिन यदि ये कहा जाए कुल कितने पूर्वी देशांतर होते हैं तो पूर्वी देशांतर होते हैं केवल 179। क्यों, क्योंकि एक तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वह उभयनिष्ठ रेखा है, इसके साथ पूर्वी या पश्चिमी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। चूंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही अन्य देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा। और इस रेखा पर हुए समय को कहा जाता है लंदन समय, ग्रीनविच समय इत्यादि नामों से जाना जाता है।
ठीक है। इसी प्रकार यदि ये तो पूर्वी देशांतर हो गए, यदि ये कहा जाए कुल कितने पश्चिमी देशांतर होते हैं, तो हम लोग कहेंगे 179 जो होते हैं वह पश्चिमी देशांतर होते हैं। 180 क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो 0 डिग्री है और 0 डिग्री के जो जस्ट उल्टा होगा 180 वही तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगा, उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया। कब माना गया, तो 22 अक्टूबर 1884 में जब सम्मेलन होता है उसी के माध्यम से। इसका मतलब अभी हम लोगों ने ये देखा कि वास्तव में कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री जो है वास्तव में ये माना गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वास्तव में समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी जो है बिल्कुल ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन गति कर रही है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में ऐसे घूर्णन गति कर रही है, साथ ही साथ सूरज के चारों ओर परिक्रमा भी कर रही है। और हमारी पृथ्वी को एक घूर्णन गति पूरा करने में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में टोटल 24 घंटे का समय लगता है। ये एक घूर्णन गति पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना लेती है, या ये भी कह सकते हैं कि वही एक एक कोण पर एक एक देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाती है। दोनों कह सकते हैं, चाहे कोण कहें या देशांतर कहें। इसका मतलब यह है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी, ध्यान से समझिएगा, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि 1 घंटे में पूछा जाए कि 1 घंटे में कितना देशांतर घूमेगा, तो हम लोग इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 15 देशांतर। 1 घंटे में कितना आएगा, 15 देशांतर। ये तो 15 देशांतर है। यदि ये कहा जाए एक देशांतर कितनी देर में घूमेगा, तो 1 घंटा है। 1 घंटा को हम लोग कह सकते हैं 60 मिनट, और 15 को नीचे लाएंगे तो ये आ जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 1 देशांतर, ठीक है। ये कट जाएगा तो आ जाएगा 4। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 देशांतर घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो ये लगेगा 4 मिनट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अभी हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूम जाती है, या 1 देशांतर घूमने में 4 मिनट का टाइम लेती है। अब इसी के आधार पे हम लोग समय का निर्धारण कैसे करते हैं ये समझिएगा, ठीक। मान लेते हैं कि ये हमारी ये कोई रेखा है, ठीक है, और ये वाला भाग जो है मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा है। उसके बाद ये वाला 15 डिग्री है, पूर्वी देशांतर है। ये वाला जो है 30 डिग्री है, पूर्वी देशांतर है। ये वाला जो है 45 डिग्री है, पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और एक और मान लेते हैं कि ये वाला जो है 60 डिग्री है और ये भी पूर्वी देशांतर है। इधर की बात करें, ये मान लेते हैं 15 डिग्री है, ये पश्चिमी देशांतर है, वेस्ट है। ये 30 डिग्री है, ये भी पश्चिमी देशांतर है। और ये वाला 45 डिग्री है, ये भी पश्चिमी देशांतर है। अब ध्यान से समझिएगा, हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन गति करती है। इसका मतलब ये वाला भाग जो है धीरे धीरे आगे जाएगा, सूरज तो एक जगह पर स्थिर रहेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर सूरज की किरणें जो पड़ती हैं सुबह के 6 बजे पड़ती है, सुबह के 6 बजे पड़ती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी सूरज की किरणें पड़ रही होंगी, तो यहाँ तो पड़ नहीं रहा होगा। अब धीरे धीरे ये वाला भाग जब आगे जाएगा तब यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ेंगी। जब ये वाला भाग और आगे जाएगा तो यहाँ पर पड़ेगा, फिर यहाँ पर पड़ेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ेंगी। अब बात ये करते हैं कि वास्तव में यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ पर कितनी देर बाद पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अंतर कितने देशांतर का है, 15 देशांतर का है। इसका मतलब ये है कि 15 देशांतर जो है 1 घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 6 बजा होगा तो यहाँ पर भी केवल कितना बजा होगा, 5। तभी तो यहाँ पर भी 6 बजे सूरज की किरणें पड़ेंगी। सही है कि नहीं सही। उसी प्रकार यहाँ पर ये वाला कितनी देर में यहाँ पर पहुँचेगा, तो सीधी सी बात है 1 घंटे का अंतर, 2 घंटे का अंतर। इसका मतलब 2 घंटे में यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ेंगी। इसका मतलब यहाँ पर भी कितना बजा होगा, 4 बजा होगा, तभी तो 6 बजे वहाँ पर सूरज की किरणें पड़ेंगी। इसी प्रकार यहाँ पर कितना बजा होगा, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 3 बजा होगा। यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर 2 AM होगा। यहाँ पर कितना होगा, 1 AM होगा। यहाँ पर कितना होगा, तो सीधी सी बात है 12 AM होगा। इसके बाद यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर 11 PM हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये देखोगे कि वास्तव में जब पूरब में जा रहे हैं तो 15 देशांतर पर 1 घंटे की वृद्धि पाई जा रही है, और जब पश्चिम में आ रहे हैं तो 15 देशांतर प्रति 1 घंटे की दर से कमी पाई जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में
24 घंटे में एक घूर्णन गति पूरा कर लेती है। इसलिए पृथ्वी के किसी भी स्थान से पूरब में जाने पर 15 देशांतर प्रति घंटे या 1 देशांतर प्रति 4 मिनट की दर से वृद्धि पाई जाती है, लेकिन जब पश्चिम में आते हैं तो इसी दर से कमी पाई जाती है। यदि हम लोग और कहना चाहें तो हम लोग एक दो सवाल देख लेते हैं। यदि ये कहा जाए, यदि किसी समय 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी समय 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 5 बजे हो सुबह के, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो हम लोग कहेंगे ये हो गया 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हो गया 45 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो पूरब में बढ़ेंगे तो वृद्धि पाई जाएगी। तो यहाँ पर 6 AM होगा, यहाँ पर 7 AM होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि इसके आधार पर समय का निर्धारण कैसे करेंगे। ऐसे समझिए, मान के चलते हैं कि दूसरा सवाल लेते हैं। यदि किसी समय 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, यदि किसी समय 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह के 1 बजे हैं, तब बताइए 75 डिग्री, 82.5 डिग्री और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। इसका मतलब ये है कि एक तो ये 75 पूछा गया है, एक ये 82.5 पूछा गया है, और एक जो है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूछा गया है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग 15-15 के अंतर पर जाएंगे। एक 15, ये 30, उसके बाद ये 45, उसके बाद ये 60, उसके बाद ये 75, उसके बाद ये वाला 90, और 75 और 90 का आधा साढ़े ये हो जाएगा, ये 82.5। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 1 बजा है तो यहाँ पर 2 बजा होगा, यहाँ पर 3 बजा होगा, यहाँ पर 4 बजा होगा, यहाँ पर 5 बजा होगा, यहाँ पर 6 बजा होगा, और यहाँ पर फिर 7:30 का ही है तो यहाँ पर 6:30 बजा होगा, और यहाँ पर कितना बजा होगा? यहाँ पर 7 बजा होगा। अब ध्यान से समझिएगा। और हम लोग जानते हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार होता है वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट होता है। इसका मतलब ये है तो भारत के अंदर ही होंगे ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा भारत के अंदर ही होंगे। अब भारत में ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होगा, इसलिए विश्व ने आपसी सहमति से ये निर्धारित किया है कि कोई भी देश अपने लिए 7.5 के गुणज में किसी भी देशांतर रेखा को अपना मानक समय मान सकता है। हालांकि जिन देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है वह 1 से अधिक भी मानक समय मान सकते हैं, जैसे चीन के पास है, रूस के पास है, कनाडा के पास है, अमेरिका के पास है। कहने का मतलब यह है दिक्कतें ना आए, इसलिए सभी देशों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है कि कोई भी देश 7.5 के गुणक वाली रेखा को अपनी देशांतर रेखा मान सकता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग आगे देखते हैं भारत का मानक समय। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसका मतलब यह है कि भारत का मानक समय भी जो होगा वह इसी के बीच में होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी के बीच में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। और यह रेखा जो है वास्तव में भारत के 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में यह इलाहाबाद और प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, ये पूछा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है या भारत का मानक समय जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भारत का समय जो है यह ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। और यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से यह 6.5 घंटे पीछे है। भारत का मानक समय जो है वह ग्रीनविच से तो 5.5 घंटे आगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 6.5 घंटा पीछे है। ठीक है, और भारत में यहाँ पर जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे बाद में सूर्योदय जो होता है वह यहाँ पर सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, वहाँ पर होता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय एवं सबसे पहले सूर्यास्त अरुणाचल प्रदेश में होता है, और भारत में
सबसे बाद में सूर्योदय एवं सबसे बाद में सूर्यास्त जो होता है वह गुजरात में होता है। अब भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर में लगभग 1 घंटे 57 मिनट या लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। मतलब जब यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उसके लगभग 1 घंटे 57 मिनट के बाद यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, तो ये था भारत का मानक समय। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, अक्षांश एवं देशांतर में संबंध क्या है या अक्षांश एवं देशांतर में अंतर क्या है। ध्यान से समझिएगा। ऐसी रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची हुई होती हैं और वृत्ताकार होती हैं, इन्हीं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वह वृत्ताकार होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वह अर्धवृत्ताकार होती हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वह एक दूसरे के समांतर होती हैं और कोई भी अक्षांश रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। लेकिन देशांतर रेखाएं जो होती हैं वह एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, बल्कि ध्रुवों पर एक दूसरे को काटती हैं या आपस में मिलती हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लोग ये कह सकते हैं। आगे हम लोगों को कहना हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वह आपस में बराबर होती है, लेकिन देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है वह हमेशा घटती बढ़ती रहती है और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह विषुवत रेखा पर पाया जाता है, 2 देशांतरों के बीच की दूरी। ठीक है। इसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर तो नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है, बल्कि जो विषुवत रेखा होती है उसकी सबसे लंबाई ज़्यादा होती है और जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी पाई जाती है। लेकिन सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई जो होती है वह आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये कुछ अंतर थे, लेकिन हम लोग कुछ और देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये है हमारा गोलाकार पृथ्वी और ये कोई अक्षांश है और ये कोई अक्षांश है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है जोन या इसी को कहा जाता है कटिबंध, और जबकि ये वाला देशांतर है। 2 देशांतरों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है गोर या इसी को कहा जाता है गोरे, जबकि इनके बीच निर्मित चतुर्भुज आकृति की बात करें तो इनके बीच निर्मित चतुर्भुज आकृति को कहा जाता है ग्रिड। क्या कहा जाता है? ध्यान से समझिए, 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है जोन या कटिबंध, जबकि 2 देशांतरों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है गोर, एवं इसके बीच निर्मित चतुर्भुज आकृति या चतुर्भुज जाल को कहा जाता है ग्रिड। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाली जो विषुवत रेखा है ये वृत्ताकार होती है तो इसी को कहा जाता है विषुवतीय परिधि। विषुवतीय परिधि की लंबाई जो होती है, यहाँ से हम लोग लिखते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, जो विषुवतीय परिधि की लंबाई होती है इसको आपको याद ही करना होगा, ये होती है 40,076 किलोमीटर। 40,076 किलोमीटर। लेकिन यदि ध्रुवीय परिधि की बात करें तो ध्रुवीय परिधि की लंबाई जो होती है ये होती है 40,008 किलोमीटर। ठीक है, यदि ये बात किया जाए विषुवतीय परिधि की लंबाई कितनी होती है, विषुवतीय व्यास की लंबाई कितनी होती है, तो विषुवतीय व्यास की लंबाई होती है 12,756 किलोमीटर। यदि ये कहा जाए ध्रुवीय व्यास की लंबाई क्या होती है, ध्रुवीय व्यास की लंबाई क्या होती है, तो ये है 12,714 किलोमीटर। अब ये क्या है विषुवतीय परिधि, ध्रुवीय परिधि क्या है, इस चीज़ को समझना। विषुवतीय परिधि का मतलब ये है, ये विषुवत रेखा है तो इसके समांतर जो विषुवत रेखा है उसी को कहा जाता है विषुवतीय परिधि। ये विषुवतीय परिधि हो गया। यदि ध्रुवीय परिधि की बात करें तो ये वाली जो एक देशांतर इधर से मिला दिया जाए, इधर से और एक देशांतर मिला दिया जाए तो सीधी सी बात है, ये मान लेते हैं अर्धवृत्ताकार, ये अर्धवृत्ताकार, ये दोनों मिलकर एक वृत्त का निर्माण कर देंगे तो ये ध्रुव से होकर जा रहे हैं, इसी को कहा जाएगा ध्रुवीय परिधि। ठीक है, लेकिन व्यास की बात करें तो विषुवतीय व्यास का मतलब यह है बिल्कुल जो ऐसे जाए, केंद्र से होकर जाए। ध्यान दीजिएगा, जो परिधि होती है वह केंद्र के ऊपर ऊपर खींची गई होती है, लेकिन जो व्यास होता है वह केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, इसको अंतर समझिएगा। अब एक अंतर और समझ लीजिए, यहीं से हम लोगों का अक्षांश एवं देशांतर जो होगा वह हो जाएगा समाप्त। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि हमारा गोलाकार पृथ्वी है,
ठीक है। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी पाई जाएगी। ये जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएंगे अक्षांश रेखाओं की लंबाई में जो होगी वह कमी पाई जाएगी, ठीक है। इसकी लंबाई तो हम लोगों ने देख लिया, ये 0 डिग्री है तो इसकी लंबाई है 40,076 किलोमीटर। लेकिन अगर इसकी लंबाई पूछा जाए कितना होता है, इसकी लंबाई कितना होता है, इसकी लंबाई कितना होता है, तो कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार दो देशांतरों, यहाँ पर दो देशांतरों के बीच की दूरी भी बात करें तो यहाँ पर विषुवत रेखा पर तो दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, और कितनी होती है, तो ये होती है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है वह घटती जाती है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी देशांतर के बीच की दूरी पूछ लिया जाए, तब कैसे क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी है, ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी है 111.13 किलोमीटर। अब हम लोग ये देखते हैं कि वास्तव में किसी भी अक्षांश पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी अक्षांश रेखा की लंबाई कैसे निकालते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है वह सदैव बराबर होती है, और इसके बीच की दूरी जो होती है वह होती है 111.3 किलोमीटर। लेकिन विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी पाई जाती है। अब किसी भी अक्षांश रेखा की लंबाई कितनी होती है हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको देखेंगे। इसी प्रकार हम लोग ये देख रहे हैं कि वास्तव में विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, और कितना होती है, तो यह होता है 111.32 किलोमीटर। 111 भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है वह घटती जाती है। अब कैसे दो देशांतरों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस विशेष अक्षांश बटे 90 गुणे 111 कर देंगे। मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री जो है देशांतर रेखा है। अब मान लेते हैं कि 30 डिग्री अक्षांश रेखा पर दो देशांतरों की बीच की दूरी हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो रखेंगे 90 माइनस 30 बटे 90 गुणे क्या करेंगे 111 कर देंगे। तो 90 से 30 गया 60 आ गया, 60 बटे 90 गुणे 111, इसको काट देंगे, इसी को हल कर लेंगे, जितना भी आएगा यहाँ पर 30 डिग्री अक्षांश रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी हो जाएगी। इसी प्रकार मान लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी करना है, तो 0 का मतलब यह है कि 90 माइनस 0 बटे 90 गुणे 111। 90 से 0 गया 90 ही, इससे कट जाएगा तो यही ये आ जाएगा 111। ये तो लिखा गया 111.32, हल करने के लिए 32 नहीं लिखा गया है। अब बात यह करते हैं कि किसी अक्षांश रेखा की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि 30 डिग्री अक्षांश रेखा की ही लंबाई निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसके बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद उसी को 360 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कहा जाए, ये मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री अक्षांश रेखा है और 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस सूत्र से दो देशांतरों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो 90 माइनस 60 बटे 90 गुणे 111, 90 से 60 गया 30 बटे 90 गुणे 111, इसको हल करेंगे, जितना भी आएगा उसी को 360 से गुणा कर देंगे, और 360 से गुणा कर दोगे तो 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई कितनी होती है ये आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अक्षांश एवं देशांतर था। अब हम लोगों का अक्षांश एवं देशांतर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।